Assalamualaikum everyone. Welcome to UI UX Complete Design course in Figma. This is Fatima Abbas. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जनरली टूल्स को, फिग्मा की वर्क स्पेस को. आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे फ्रेम टूल को. तो अगर हम पॉइंट स्पेसिफाई कर दें जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वो हैं व्हाट इज़ फ्रेम इन फिग्मा, फिग्मा आउटो लेआउट, फिग्मा फ्रेम वर्सेस आउटो लेआउट, फिग्मा फ्रेम वर्सेस ग्रुप, फ्रेम वर्सेस रेक्टेंगल, नेस्टेड फ्रेम. हम डिस्कस करेंगे फिग्मा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को और हम आखिर में देखेंगे यूज़ केस ऑफ फ्रेम, जिसके अंदर हम ओवरफ्लो एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं फिग्मा को अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और हम क्लिक करेंगे न्यू डिज़ाइन फाइल के ऊपर और इस तरह से आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा. हम यहाँ से फ्रेम टूल को सिलेक्ट करेंगे, या तो आप इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शॉर्टकट के तौर पे सिंपल F प्रेस करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा. जैसे ही आप फ्रेम टूल को सिलेक्ट करते हो तो आप अपने राइट साइड के ऊपर जो प्रॉपर्टी पैनल है उस पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी. फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, ETC. ये बेसिकली क्या है कि आप जिस डिवाइस की स्क्रीन को डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप बजाय इसके कि उस फ़ोन की डायमेंशंस पहले सर्च करें और फिर आप यहाँ पे एक फ्रेम उस साइज़ का बनाएंगे, या ऑटोमेटिकली फिग्मा आपको कुछ स्क्रीन्स प्रोवाइड करता है कि आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली उसी स्क्रीन की साइज़ का एक फ्रेम आपको बना देगा. तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड लॉन्च क्लिक करते हैं. आप आईफोन भी कर सकते हो या कुछ भी और कर सकते हो. और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप खुद से एक फ्रेम अपनी मर्ज़ी की डायमेंशंस का बनाना चाहते हो, तो आप सिंपल क्लिक करके ड्रैग करोगे तो भी वो एक फ्रेम बना देगा, जस्ट लाइक दिस. हम इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट, और ये आ गया हमारे पास एंड्रॉयड लॉन्च वाला फ्रेम. तो फ्रेम होता क्या है? फ्रेम ये होता है कि नाउ लेट्स सपोज़ आपने एक डिज़ाइन बनाना है, UI डिज़ाइन बनाना है अपने एक लैपटॉप की डिवाइस के लिए, एक सिंपल एक वेब पेज डिज़ाइन करना है आपने. तो आप उसकी डायमेंशंस देखोगे उस स्क्रीन की कि आप किस स्क्रीन की डायमेंशंस में डिज़ाइन करना चाहते हो. बेसिकली हमारे पास 3 डिफ़ॉल्ट साइज़ होते हैं. एक मोबाइल स्क्रीन्स के लिए होता है, एक टैबलेट्स आईपैड्स के लिए होता है, और एक डेस्कटॉप वर्जन के लिए होता है. तो 3 बेसिक डिज़ाइंस होते हैं. तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम सिंपल आप उसको एक पेज कह लो कि जिस चीज़ के ऊपर आप जो भी चीज़ ड्रा करोगे, आप एट द एंड उसको यहाँ से प्रेजेंट करके देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, और उसी डिज़ाइन को आप एक्सपोर्ट करोगे. एट द एंड वही डिज़ाइन जो है, वही जो फ्रेम के ऊपर जो भी चीज़ें आपने लगाई होंगी, एट द एंड जब क्लाइंट ने व्यू करना है तो वही व्यू करेगा. कि अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आपके पास जो सारा डिज़ाइन एट द एंड आएगा वो किसी चीज़ के ऊपर आएगा. जस्ट लाइक अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक पेंटिंग बनाते हो तो आप एक पेज के ऊपर करोगे, एक चार्ट पेपर के ऊपर करोगे, और एट द एंड उसके ऊपर जो भी चीज़ ड्रा होगी आप उसको जाके फ्रेम करके लगा सकते हो अपने वॉल के ऊपर. तो जो भी चीज़ आप उस पेज के ऊपर ड्रा करोगे वो डिज़ाइन एट द एंड हम शो करेंगे, राइट. तो वो जो पेज होता है उसको हम फ्रेम कहते हैं फिग्मा के अंदर. अगर हम इलस्ट्रेटर देखें, अगर किसी ने आप में से पहले इलस्ट्रेटर यूज़ किया है तो इलस्ट्रेटर के अंदर हम इसको आर्ट बोर्ड कहते हैं. और अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है तो फ़ोटोशॉप के अंदर हम इसको कैनवास कहते हैं, और फिग्मा के अंदर हम इसको फ्रेम कहेंगे. सो आई होप कि फ्रेम का कॉन्सेप्ट हो गया होगा क्लियर. अगर आप के माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू. अब सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है फ्रेम वर्सेस ग्रुप. उसके लिए हम बना लेते हैं कुछ बटन्स. ठीक है जी, तो मैंने ये बना लिए 4 बटन्स. अब मैं इन दोनों बटन्स को जो ग्रुप की हेडिंग के नीचे है मैं उनको सेलेक्ट करूँगी और मैं Ctrl+G करूँगी, या मैं राइट क्लिक करके ग्रुप करूँगी तो वो एक ग्रुप बन जाएगा. अब आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें लेयर्स के अंदर, तो एक ग्रुप की हेडिंग शो हो रही है ग्रुप 1 की, जिसके अंदर आपको 2 बटन्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. और अब आते हैं, ये हमारे पास एक साइड पे तो ग्रुप बन गया, और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने फ्रेम बनाना है तो हम सिंपल फ्रेम टूल को सिलेक्ट करेंगे और हम एक फ्रेम को क्लिक और ड्रैग करके ड्रा कर लेंगे.
और ऑटोमेटिकली जो दोनों बटन्स हैं वो उस फ्रेम के अंदर चले जाएंगे। हम लेफ़्ट साइड के ऊपर लेयर पैनल के ऊपर ये देख भी सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक फ्रेम के अंदर आ गई हैं। एक ग्रुप हो गया, एक फ्रेम हो गया, ये दोनों सिंपल टेक्स्ट हैं जो हेडिंग्स हैं। ठीक हो गया, ये आ गया ग्रुप, ये आ गया फ्रेम। अब हम देखते हैं इनके अंदर डिफरेंसेस। नंबर 1 डिफरेंस, जो ग्रुप है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एनी चिल्ड्रन। मतलब कि अगर आपके पास 2 बटन्स हैं और आप फिर ग्रुप बना रहे हो तो ही वो ग्रुप बनेगा। अगर आपके पास ग्रुप के अंदर कोई चीज़ है ही नहीं तो ग्रुप इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेम के ऊपर आप सारी चीज़ें डिलीट भी कर दोगे तो फ्रेम तो रहेगा। तो दिस इज़ डिफरेंस नंबर 1। फिर हम देखते हैं सेकंड विच इज़ कंस्ट्रेंट्स। ग्रुप के अंदर कंस्ट्रेंट्स नहीं होते लेकिन फ्रेम के अंदर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और अगर हम कंस्ट्रेंट्स की एक थोड़ी सी एग्जांपल ले लें तो हम पहले बटन को टॉप लेफ़्ट भी रहने देते हैं और जो सेकंड बटन है उसको हम लेफ़्ट और बॉटम सेलेक्ट कर देते हैं। अब जब हम इस फ्रेम को रिसाइज़ करेंगे तो आप देखेंगे जो टॉप पे बटन है वो टॉप पे ही रहेगा और जो बॉटम पे बटन है वो बॉटम पे ही रहेगा, चाहे हम उस फ्रेम को कितना भी छोटा या बड़ा करते हैं। तो दिस इज़ कंस्ट्रेंट्स विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन मेकिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस। और ग्रुप के अंदर हम ये नहीं कर सकते। अगर हम इसी को एग्जांपल लें और मैं इन दोनों को कहती हूँ कि आप सेंटर पे रहो और अब मैं इसको रिसाइज़ करती हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों फ्रेम्स जो हैं वो सेंटर पे रह रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ नोटिस की हो तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे नहीं रह रहा क्योंकि मैंने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अलग से अप्लाई नहीं किए हुए। तो इसको करने के लिए 2 तरीके हैं कि या तो मैं इनको अलग अलग इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूँ या फिर एक यूज़ केस ये हो सकता है कि हम जिसके अंदर ग्रुप को भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि हम रेक्टेंगल और जो ऊपर टेक्स्ट है इस पूरे बटन को एक ग्रुप बना दें और फिर हम इनको सेंटर करेंगे कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट, तो फिर ये सब सेंटर पे ही रहेंगे। मतलब फिर हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा हर टेक्स्ट को, रेक्टेंगल को। तो ये है यूज़ केस ग्रुप का और फ्रेम का। अब हम देखते हैं अगला यूज़ केस एंड दैट इज़ रीसाइज़। फ्रेम को आप रीसाइज़ कर सकते हो लेकिन ग्रुप को आप रीसाइज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं किस तरह। फ्रेम को आप सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करके रीसाइज़ कर सकते हो जिस तरह हमने कंस्ट्रेंट्स के अंदर देखा, लेकिन अगर आप ग्रुप को रीसाइज़ करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक नैव बार ड्रा करते हैं फ्रेम की हेल्प से भी और एक ग्रुप की हेल्प से भी। इनको करते हैं हम थोड़ा सा नीचे और हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं और ये हमने कर दिया एक रेक्टेंगल ड्रा। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं और हम इस रेक्टेंगल के अंदर अब बनाते हैं कुछ स्क्वायर्स। ना लेट्स सपोज ये आपका लोगो आ गया, इसको येलो कलर कर देते हैं और वैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और भी स्क्वायर बना देते हैं। अब हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं फ्रेम के नीचे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे फ्रेम टूल सेलेक्ट करके इस रेक्टेंगल जितना एक फ्रेम बना लेते हैं और इन सब को जो राइट साइड के ऊपर है इनको हम एक ग्रुप बना लेते हैं और इस वाले फ्रेम की जो ये रेक्टेंगल है इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो एक फ्रेम जिसके ऊपर 2 स्क्वायर्स हैं और इस साइड पे एक रेक्टेंगल है और जिसके अंदर 2 स्क्वायर्स हैं। तो अगर अब मैं इसको रिसाइज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि सब कुछ जो अंदर से है वो ख़राब हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको रिसाइज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन पे कुछ चीज़ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रही। तो मतलब हम फ्रेम को रिसाइज़ कर सकते हैं और ग्रुप को हम रिसाइज़ नहीं कर सकते। अगर हम एक और यूज़ केस देखें तो हम एक और स्क्वायर बना लेते हैं अपने फ्रेम के अंदर और इसको हम कंस्ट्रेंट सेलेक्ट कर देते हैं कि आपने हमेशा टॉप राइट पे रहना है और इनको आपने ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट है वही रहने देना है। और अभी आप इसको चेंज करोगे तो आप देख रहे हो वो रीसाइज़ भी हो रहा है और वो कंस्ट्रेंट्स को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये इसका एक और प्लस पॉइंट हो गया जो कि ग्रुप आपको प्रोवाइड नहीं करता, रीसाइज़ भी नहीं करता, कंस्ट्रेंट भी नहीं आपको लगाने देता, जबकि फ्रेम आपको कंस्ट्रेंट्स भी प्रोवाइड करता है और आपको रिसाइज़ भी करना अलाउ करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रुप यूज़लेस है और फ्रेम एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। दोनों के अपने फ़ायदे, अपने यूज़ केसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा, यूजुअली ये होता है कि हम रीसाइजिंग को और स्केलिंग को आपस में कंफ्यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्केल करना क्या होता है। स्केलिंग प्रॉपर्टी है वो फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है, ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। और किसी भी चीज़ को स्केल करने के लिए हमें स्केल टूल सेलेक्ट करना पड़ता है, जो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ अंदर से ख़राब नहीं हो रही, जो इसकी एस्पेक्ट रेशियो होती है वो सही रहती है और वो स्केल अप या स्केल डाउन चीज़ हो जाती है। इसी तरह हम फ्रेम को भी कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने जो हमने दूसरा फ्रेम बनाया है नैव बार का, हम इसको भी कर सकते हैं। तो जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है वो ग्रुप के ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो फ्रेम के ऊपर भी एप्लीकेबल है। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हो अपने फ्रेम के ऊपर, लेकिन ग्रुप के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं कर सकते। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आप सिंपली उस फ्रेम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप फिल पे जाओगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुप के अंदर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आपको फिल का ऑप्शन ही नहीं नज़र आएगा। यू सी, आप इसके अंदर नहीं फिल कर सकते। अच्छा, अब हम वो यूज़ को इस भी देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप सेंटर लाइन करना चाहते हो अपने बटन्स को, तो आपको रेक्टेंगल को अलग सेलेक्ट करना पड़ा और आपने उसको सेंटर सेलेक्ट किया कंस्ट्रेंट में, और आपने टेक्स्ट को अलग किया और फिर आपने सेंटर किया, और फिर जब आपने उसको रीसाइज़ किया तो फिर वो ठीक हुआ। अगर आप खाली रेक्टेंगल को करते हो, जिस तरह मैं आपको करके बता देती हूँ, तो वो ऐसे हो रहा था, राइट। तो अब मैं इसका सबसे पहले कलर वापस चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं हम ग्रुप को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+G करेंगे, तो आपके पास दो ग्रुप्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रेम जिसके अंदर एक ग्रुप ये आ गया और दूसरा ग्रुप नीचे वाला आ गया। अब आप इसको सिंपल सेंटर एक ही दफ़ा आपने सेलेक्ट किया, सेंटर किया, और अब आप इसको रिसाइज़ करते हो, आप देख रहे हो center line. So this is the one use case of group. अच्छा, एक और यूज़ केस भी देख लेते हैं ग्रुप का। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आपने यूजुअली देखा होगा प्रोफाइल इमेजेस होती हैं और नीचे एक थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, तो हम वो भी बना सकते हैं ग्रुप की हेल्प से। वो आप कैसे बनाओगे, सिंपल आप सेलेक्ट करोगे टूल्स में जाके सर्कल एलिप्स को शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे तो एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। यहाँ से आप इसकी अंदर कोई भी इमेज रख सकते हो। उसके लिए आपको सॉलिड की बजाय इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये डिफ़ॉल्ट इमेज है, आप इसको यही रहने देते हैं फ़िलहाल। और हम अब नीचे टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो सिंपल आप टी प्रेस करोगे तो फिर आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे इमेज रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। इसको मैंने रख दिया इसके नीचे और आप इन दोनों को ग्रुप कर सकते हो। इसे मैंने Ctrl+G किया तो ये ग्रुप हो गया। मैं इसे Ctrl+U करूँगी तो ये अनग्रुप दोबारा से हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप अनग्रुप करना चाहते हो तो आप उसे सिलेक्ट करोगे और आप इसे Ctrl+U करोगे। अच्छा, Ctrl+U नहीं, सॉरी, वो इलस्ट्रेटर का था जो मैंने खुद शायद रखा हुआ था। आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हो तो ये अनग्रुप हो जाएगा। तो ये था फ्रेम वर्सेस ग्रुप। हमने इनके दरमियान में डिफरेंसेस देखे। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो हमने देखा कि फ्रेम जो है इट कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी चिल्ड्रन, और जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ ना कुछ होना ज़रूर है। कंस्ट्रेंट्स आप ग्रुप में अप्लाई नहीं कर सकते, फ्रेम में कर सकते हो। रिसाइज़ आप फ्रेम को कर सकते हो, ग्रुप को आप नहीं कर सकते। करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा अंदर से कंटेंट। फ्रेम और ग्रुप आप उन दोनों को स्केल कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर आप फ्रेम के अंदर रख सकते हो लेकिन आप ग्रुप के अंदर नहीं रख सकते। और फिर हमने एंड पे यूज़ केस देखा, फ्रेम का यूज़ केस आप उससे नैव बार बना सकते हो, बल्कि आप ना अपना सारा डिज़ाइन बनाना ही फ्रेम के ऊपर होता है। और जबकि ग्रुप के अंदर हमने देखा तो अपनी आसानी के लिए हम डिफरेंट चीज़ों को जो एक ही चीज़ का पार्ट होती है हम उनको ग्रुप कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेम वर्सेस रेक्टेंगल। हम इसको क्यों डिस्कस करेंगे, वो हम इसलिए करने लगे हैं कि कुछ लोग बटन्स बनाते हैं तो वो रेक्टेंगल से बनाते हैं और बना सकते हैं, लेकिन प्रेफर क्यों किया जाता है कि आप फ्रेम की हेल्प से एक बटन बनाओ। तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम इन दोनों को देखेंगे और हम बटन ही बना के देखते हैं कि इन दोनों में बटन बनाएंगे तो हमें किस में क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है और किस में हमें थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने टूल्स में जाएंगे और वहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करके ड्रैग करके आप अपने मर्ज़ी के साइज़ का एक बटन बना लो, एक रेक्टेंगल बना लोगे। यहाँ पे फिल के अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, या पहले हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। हम लिखते हैं हाई, क्लिक पे। इसको आप ड्रैग करके इसके अंदर ले जाओगे, ये हो गया सेंटर लाइन।
अब हम इसका कलर कर देते हैं चेंज। टेक्स्ट को कर देते हैं हम बोल्ड। आप Ctrl+B करोगे तो वो बोल्ड हो जाता है। और अब हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे ले आते हैं। हम यहाँ पे एक फ्रेम ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस। इस फ्रेम को हम करेंगे सेलेक्ट। अच्छा, पहले हम रेक्टेंगल को देख लेते हैं। आप यहाँ पे इसकी साइड्स को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली जो आपने बटन्स देखे होंगे उसके अंदर मोस्टली ये होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े से कर्व होते हैं। तो आप रेक्टेंगल के अंदर भी कर्व कर सकते हो, आप अपने फ्रेम के अंदर भी कर्व कर सकते हो। तो कोई इतना खास फ़ायदा तो नहीं हुआ फ्रेम से बनाने का, राइट। तो भी हम और भी देखते हैं आगे, हम फर्दर देखते हैं कि हमने क्यों फ्रेम की हेल्प से एक बटन बनाना चाह रहे हैं। तो इसको भी मैं तकरीबन इसी के साइज़ से कर देती हूँ जो हमने रेक्टेंगल बनाया, और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जनरल हमने 2 बटन्स बना लिए, एक रेक्टेंगल की हेल्प से, एक फ्रेम की हेल्प से। अच्छा, अब नाउ लेट्स सपोज़ मैंने इसको अपने डिज़ाइन के अंदर कहीं यूज़ किया और मैं चाहती हूँ इसको रीसाइज़ करना। मतलब आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस में आप इसको यूज़ करना चाहोगे, राइट। आप इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करना चाहोगे। तो जब मैं इसको रीसाइज़ करना चाहूँगी, तो जब मैं इसको सिंपल ड्रैग करूँगी तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट ऊपर का ऊपर ही है। आपको हर दफ़ा इसको सेट करना पड़ेगा। जब भी आप इसको बड़ा या छोटा करते हो तो आपको उसको उसके मुताबिक सेट करना पड़ेगा। इस तरह अगर मैं इसको लंबा करना चाहती हूँ कि ये पूरी स्क्रीन जितना एक बटन हो, तो फिर भी आप देख रहे हैं कि आपको टेक्स्ट को खुद से भी अलाइन करना पड़ेगा। वो अलाइन ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं फ्रेम की तरफ जाऊँ तो मैं सिंपल क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रेंट्स में सिलेक्ट कर दूँगी सेंटर। ओके, और अब जब मैं इस फ्रेम को रिसाइज़ करूँगी तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपके पास सेंटर पे अलाइन हो रहा है। ये भी आपको इतना बड़ा यूज़ केस नज़र नहीं आ रहा होगा कि अलाइन ही तो करना था तो आप मैं हाथ से कर दूँगी। लेकिन जब आप बार बार यूज़ करते हो, एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपने जब बार बार यूज़ करना तो आप चाहोगे कि आपके पास ऐसे रिस्पॉन्सिव बटन्स हों कि आप उसको स्क्रीन के मुताबिक सिंपल ड्रैग करके उसको लंबा या बड़ा या जिस तरह भी करना चाहो आप कर दो, और आपके पास जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अलाइन रहे। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ केस कि हम फ्रेम से इसलिए प्रेफर करते हैं बटन्स डिज़ाइन करना। तो ये बेसिकली डिफरेंस था फ्रेम वर्सेस रेक्टेंगल। अब हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आउटर लेआउट। आउटर लेआउट वर्सेस फ्रेम, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आउटर लेआउट क्या होता है कि जब भी आपने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना होता है तो आप प्रेफर करती हो आउटर लेआउट को। तो लेट्स सपोज मैंने कुछ टेक्स्ट एंटर किया है, बिल्कुल रैंडम टेक्स्ट, और मैं इन दोनों को एक कॉपी करके फ्रेम के नीचे रख दिया और एक को मैंने आउटर लेआउट के नीचे रख दिया। इन दोनों को मैंने टेक्स्ट इनका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, रेगुलर करके इनको सेंटर लाइन कर देते हैं लाइक दिस। तो फ्रेम बनाने के लिए तो आपको पता है कि आप एक फ्रेम को कैसे ड्रा करते हो। सिंपल आपने टूल सेलेक्ट किया और आपने क्लिक ड्रैग किया तो वो फ्रेम बन जाता है उस चीज़ के ऊपर। तो ये हमने एक फ्रेम ड्रा कर दिया। आउटर लेआउट ड्रा करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आपने राइट क्लिक किया और आउटर लेआउट, ऐड आउटर लेआउट, यहाँ पे आप Shift+A करोगे तो वो भी ड्रा हो जाएगी। अभी आप लोग कुछ सच नज़र नहीं आ रहा होगा कि कैसे बना हुआ है इसके पीछे आउटर लेआउट, क्योंकि कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो फ़िलहाल इसके पीछे नहीं है। जो फ़िलहाल हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले मैं फिल में जाके इसको वाइट फिल कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा नज़र आए कि आउटर लेआउट इसके पीछे है। अब हम जाते हैं फ्रेम के ऊपर। अच्छा, आप देख होंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही हैं। जब आप आउटर लेआउट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करते हो तो इसके पास आपके पास ये आउटर लेआउट का एक अलग से पैनल आ जाता है, लेकिन अगर आप फ्रेम को सिलेक्ट करोगे तो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं आउटर लेआउट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या है, इसको देखने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और वो ये कि हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और ना लेट्स सपोज़ कि मैं एक इमेज डालना चाहती हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर सेट करना चाहती हूँ, मतलब मैंने पहले टेक्स्ट लिखा था और अब मैं चाह रही हूँ अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना कि उसके ऊपर एक प्रोफाइल पिक्चर भी होनी चाहिए। तो जब मैं फ्रेम के ऊपर वो डालूँगी तो आप
देख सकते हैं कि मुझे उसे डालना पड़ा, फिर मुझे इस टेक्स्ट को नीचे लेके आना पड़ेगा, राइट। मुझे उसको सेट करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली, लाइक दिस, और ये भी सेंटर लाइन कर दिया। और अगर अब मैं इसी चीज़ को आउटो लेआउट में डालूँगी तो आप देख रहे हैं मैंने ऑटोमेटिकली डाला और उसने खुद ही अपने आप को एडजस्ट कर दिया। दिस इज़ रिस्पॉन्सिवनेस के जो डिज़ाइन है वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, जैसे जैसे हम उसके अंदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं या हम उसका स्क्रीन साइज़ चेंज करते हैं, तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये है, इसलिए अपने आप को अडॉप्ट किया है। और अगर अभी मैं चाहती हूँ कि जो प्रोफाइल इमेज ये सेंटर अलाइन हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से इसको सेंटर पे करूँगी, तो जो भी अब उसके अंदर कंटेंट है वो सारा सेंटर अलाइन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो। हम इसको सेंटर ही रहने देते हैं। और हम आप देख रहे हैं मैं इसको चेंज करूँ तो वो सेंटर में रह रहा है, राइट। अगर मैं इसको राइट पे करती तो फिर इसने राइट पे रहना था, जस्ट लाइक कंस्ट्रेंट्स। तो रिस्पॉन्सिवनेस देख ली, फ्रेम में नहीं है, आउटर लेआउट में है। अब हम देखते हैं ये स्पेसिंग बिटवीन आइटम्स। तो इन जो भी आप जितने भी आप आइटम्स डालोगे उनके दरमियान स्पेसिंग आप कम से ज़्यादा कर सकते हो। और हमने ये तो देखा ही नहीं, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि अगर आप अपनी चीज़ों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड करना चाहते हो तो वो ऐसे होगा। मतलब अगर मैं कोई चीज़ को भी डालना चाहती हूँ, अगर आप मैं इसको ड्रैग करके डालूँगी तो ये भी किस में चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल में चला जाएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड विड्थ है। अगर आप ऊपर देखें तो ये फिक्स्ड विड्थ है, तो मैं इसको फिक्स्ड की बजाय हक करूँगी। हक का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो उन सब को अपने अंदर रखेगा। तो मैं हक करती हूँ तो देखें आप उसने अपनी सारी चीज़ों को अपने अंदर रख लिया है, राइट। अपने आप को एक्सटेंड कर लिया उन सब चीज़ों को अपने अंदर रखने के लिए। दिस वाज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेसिंग देख ली हमने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में चीज़ें प्लेस करना देख ली। दिस इज़ पैडिंग। पैडिंग क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं UI/UX डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में। अगर तो आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो हम ये करते हैं कि हम टॉप में कार्ड डाल देते हैं इसका, या फिर इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं, तो आप वहाँ से जाके पैडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो देख सकोगे। अगर मैं थोड़ा सा वैसे बता दूँ तो पैडिंग बेसिकली क्या होता है कि थोड़ी सी आप स्पेसिंग रहने देते हो साइडों के ऊपर। मतलब आप अपनी ये नहीं चाहते कि जो आपके पास टेक्स्ट है वो साइड पर टच हो रहा हो, बल्कि उस डिज़ाइन को अच्छा करने के लिए आप क्या करोगे कि आप साइड में थोड़ी सी स्पेसेस डालोगे। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी होती है, वर्टिकल पैडिंग भी होती है, ठीक है। तो इसको ये हमने देखा कि वर्टिकल पैडिंग, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, और ये आ गई वर्टिकल पैडिंग, ठीक है। तो अपने डिज़ाइंस के अंदर ये इसकी एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बटन्स के अंदर यूजुअली ऐसे होता है कि बटन्स के अंदर हम प्रेफर करते हैं कि टेक्स्ट दरमियान में हो और साइडों पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो, फिर आपके पास एक रेक्टेंगल हो, तो उससे आपका डिज़ाइन जो है वो बेहतर लगता है। तो हमने रिस्पॉन्सिवनेस देख ली, हमने देखा कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हाली आउटर लेआउट आपको प्रोवाइड करता है और फ्रेम नहीं करता। अब हम ये करते हैं कि हम यूज़ केस देख लेते हैं फ्रेम और आउटर लेआउट का, और हम दोबारा से एक फ्रेम नहीं, नेव बार, हम एक नेव बार बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से फ्रेम और आउटर लेआउट को यूज़ कर सकते हैं अपने रियल टाइम डिज़ाइंस के अंदर। तो हमने कुछ ये टेक्स्ट ऐड कर दिया है और ये हमारे पास एक लोगो आ गया, और हम ये करते हैं कि हम एक नीचे फ्रेम बना लेते हैं। ये जो फ्रेम है ये असल में हमारा इसको हम सपोज़ करते हैं कि ये वेब पेज है जो हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए हम ऊपर जो नैव बार डिज़ाइन करेंगे वो हम आहर में इसके अंदर लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेम की हेल्प से बनाते हैं। हमने एक फ्रेम टूल सेलेक्ट किया और हमने क्लिक और ड्रैग करके एक फ्रेम बना दिया। अब मैंने अपना लोगो जो सर्कल था वो प्लेस कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और ये मैं कॉपी कर लेती हूँ पहले आउटर लेआउट के लिए भी। तो ये मैंने सर्कल को वापस में ले आई फ्रेम के अंदर, फिर मैं होम को लेके आऊँगी, कॉन्टैक्ट को, इस तरह मैं सारी अपनी जो हेडिंग्स हैं जो कि ऑप्शन है अपनी जो मैं नेव बार के अंदर प्रोवाइड करना चाहती हूँ उन सबको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ले आई। मैंने इनको अलाइन कर दिया। ये ऊपर अलाइनमेंट टूल होता है, आप इसकी मदद से अलाइन कर सकते हो। इनके दरमियान वाली स्पेसिंग भी आप सेट कर सकते हो कि मैं इक्वल करना चाहती हूँ, तो मैंने इक्वल रखी है। और मैंने इसको ड्रैग करके इस कॉर्नर में ले गई और सर्कल मेरा इस कॉर्नर में है।
इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जो हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं नैव बार के अंदर जो हम रखना चाहते हैं, इनको हम ग्रुप कर देते हैं, इनको हम राइट साइड पे रख देते हैं, सर्कल को हमने लेफ्ट साइड पे रखने दिया और ये हमारे पास एक नैव बार बन गई है फ्रेम की हेल्प से। अब हम यही काम करते हैं ऑटो लेआउट से और देखते हैं कि हमें कहीं पर कोई एज मिल रही है या नहीं। तो हमने अपने सारे जो टेक्स्ट है, जो सारे ऑप्शन है, हमने इनको सेलेक्ट किया और सिंपल मैंने क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ कि ऐसे इसी तरह से ये मतलब प्लेस हो। तो कैसे हम कर सकते हैं, मैंने इनको सिलेक्ट करना है, सबको राइट क्लिक करना है, ऐड ऑटो लेआउट करना है। तो आपने देखा ये सब ऑटोमेटिकली एक लाइन में एडजस्ट हो गए हैं क्योंकि वो वर्टिकल सेलेक्ट था। मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। अब मैं इनके दरमियान स्पेसिंग भी बढ़ाया कम कर सकती हूँ। अब मैंने फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं फिर से ऑटो लेआउट को रखूँगी। चूँकि नहीं आया तो मैं इसको अलग सेलेक्ट करती हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसे प्रेस किया और फिर मैंने ऐड ऑटो लेआउट किया। तो अभी मेरे पास एक और ऑटो लेआउट बन गई है। मतलब एक ऑटो लेआउट के अंदर एक और ऑटो लेआउट है और एक सर्कल है। इसको मैं कहती हूँ कि आप इसकी स्पेसिंग वगैरह भी बढ़ाया कम कर सकते हो। दिस इज़ फ्रेम 4 जिसके अंदर ये फ्रेम 3 आ गया। अच्छा, फ्रेम और ऑटो लेआउट को भी वो फ्रेम ही कहते हैं जो फिग्मा है। ये हमने फिल कर दिया, वाइट कलर कर दिया। यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल पैडिंग कर सकते हो और यहाँ से आप वर्टिकल पैडिंग भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ायदे तो नज़र आया होगा, राइट, कि आपने जब इसको टेक्स्ट को एक प्रॉपरली एक लाइन में अलाइन करना था तो बजाय इसके कि आप सबको अलग अलग सेलेक्ट करते आपने सिंपल उसको एक ऑटो लेआउट बना दिया। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि हमें एज तो मिला ऑटो लेआउट के अंदर। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक और चीज़ देखते हैं कि जब आप ऑटो लेआउट को स्ट्रेच कर रहे हो तो जो हमने पहले यूज़ केस देखा था फ्रेम के अंदर कि आप उसे स्ट्रेच करके लंबा या छोटा करते थे, जो डिज़ाइन था अंदर वो उसके मुताबिक रह रहा था। कि मतलब हमने उसे कहा कि आपने राइट साइड पे स्टिक रहना है तो वो राइट साइड पे रह रहा था फ्रेम के। ये चीज़ आपको ऑटो लेआउट में नहीं नज़र आई। हम इसके अंदर कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो कोई भी चीज़, कोई भी टूल, हर टूल की अपनी कुछ फ़ायदे भी हैं तो वहाँ पे कुछ नुकसान भी हैं। तो अगर आप एक डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको कुछ जगह पे फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, कुछ जगह पे ऑटो लेआउट यूज़ करना पड़ेगा। आप उन दोनों को कंबाइन करके एक ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो जो कि एक परफेक्ट डिज़ाइन होगा। इसको फर्दर देखने के लिए जब हमने ये बनाया फ्रेम 1 जिसके अंदर हम अपना जो नेव बार था उसको डाल के देखना चाहते थे, तो अगर आप फ्रेम वाले को डालोगे तो आप देख सकते हो कि आप उसको स्ट्रेच करके उसके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर पा रहे हो। लेकिन ऑटो लेआउट की मदद से जो आपने नेव बार बनाया आप उसके साथ ऐसा नहीं कर पा रहे। तो अब हम एक और डिज़ाइन बनाते हैं जो कि एक मिक्सचर होगा ऑटो लेआउट का और फ्रेम का, और फिर हम उसको डाल के देखेंगे कि वो किस तरह से एडजस्ट करता है अपने आप को। तो जो हमारे पास टेक्स्ट वाला सीन था कि जो हमारे पास 4 आइटम्स हैं, जो 4 हेडिंग्स हैं, होम, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, अबाउट अस, इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ का फ़ायदा था कि हमने ऑटो लेआउट की मदद से हमने उसको एक अलाइन कर दिया। उसके दरमियान हम स्पेसिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो हमने इस चीज़ के अंदर ऑटो लेआउट को रहने देना है। लेकिन जब हमने सर्कल और जो हमारे पास ये सारे ऑप्शन थे, जो हमने इनके ऊपर एक ऑटो लेआउट लगाया था, तो अब हम ऑटो लेआउट लगाने के बजाय हमारे एक फ्रेम लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक फ्रेम टूल सेलेक्ट किया और अब हमने इनके ऊपर एक ये फ्रेम बना दिया। अब क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली इस फ्रेम ने इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर कर लिया। और अब हम अगर देखें ओके, ये मेरे पास कंस्ट्रेंट्स की ऑप्शन आ रही है। हमने यहाँ से राइट कर दिया और हमने इसको कह दिया कि आप लेफ़्ट पे ही रहोगे। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ लाइक दिस, और इसको मैं कहती हूँ लेफ़्ट पे ही रहना है, इसको मैं कहती हूँ आपने राइट पे रहना है, और इनको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देती हूँ लाइक दिस। और अगर अभी आप देखें तो अब मैं इसको स्ट्रेच भी कर रही हूँ तो अपने आप को वो अडॉप्ट कर रहा है लाइक दिस। तो अगर आप मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट के दरमियान में मैं स्पेसिंग बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से वर्टिकल स्पेसिंग ज़्यादा या कम कर सकती हूँ। यू सी। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल कि हमने अब हमारे पास क्या है, एक फ्रेम है जिसके अंदर एक सर्कल है और एक ऑटो लेआउट है, और जो ऑटो लेआउट है उसके अंदर ये 4 ऑप्शन थे टेक्स्ट की। तो ये था हमारे पास डिफरेंस फ्रेम वर्सेस ऑटो लेआउट। और हमने देखा कि कहीं पे ऑटो लेआउट को यूज़ करना पड़ता है और कहीं पे फ्रेम को यूज़ करना पड़ता है, और आप इन दोनों का मिक्सचर यूज़ करके एक परफेक्ट डिज़ाइन बना सकते हो।
तो बेसिकली आउटडोर लेआउट जो होता है वो फ्रेम ही होता है, लेकिन वो ऐसा फ्रेम होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को और अपने अंदर ले आता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर से निकाल देता है, जैसे कि हमने देखा। और अब हम फाइनली देखने लगे हैं फ्रेम का यूज़ केस, जो हमने कहा था ओवरफ्लो, और हम देखेंगे कि क्लिपिंग कैसे कर सकते हैं, और हम देखेंगे एक यूज़ केस जिसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक फ्रेम है और मैंने ये डिफरेंट सर्कल्स बना दी हैं, उसके नीचे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। और मैंने ये सर्कल और टेक्स्ट को एक ग्रुप बना दिया, तो मैं इनकी कॉपी कर देती हूँ, कुछ और ग्रुप्स बना लेती हूँ। अब आप ये देखें, ये सारे आपके पास जो हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं और ये फ्रेम है। मैंने फ्रेम को ऊपर किया और मैं इन सब जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं, मैं इनको फ्रेम के अंदर लेके जा रही हूँ। मैंने इनको सेलेक्ट किया और मैंने इनको ड्रैग करके अंदर भेज दिया। तो अब आप देखें, ये फ्रेम और इसके अंदर ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो इस फ्रेम के अंदर हैं। अभी आपको ये बाहर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगर हम लेयर पैनल के ऊपर देखें तो आपको वो शो हो रहे होंगे कि ये सारे उसके अंदर ही हैं। तो अब हमने क्या किया, एक का मैंने फ्रेम टूल सेलेक्ट करना है और मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगी और ये मैंने एक और फ्रेम बना दिया। यहाँ पे आप देखें फ्रेम 2 की हेडिंग आपको शो हो रही है और ये फ्रेम 2 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ गए अब। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको क्लिप कंटेंट को चेक करने दिया और मैंने इसको कम कर दिया। यू सी, तो ये जो आपके पास है सिर्फ आपको 3 शो हो रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रॉल करूँ तो मुझे बाकी के शो हो, तो मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप के ऊपर जाऊँगी, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को क्लिक करूँगी और यहाँ पे अब मैं जाऊँगी प्ले के ऊपर। तो अभी हमारे पास हो जाएगा लोड और अभी आप स्क्रॉल करोगे तो आप देख रहे हो आपके पास बाकी जो चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप अपनी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये तो मैंने बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल दी, तो आप इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, कार्ड्स बना सकते हो, इमेजेस बना सकते हो और आप उसके ऊपर ये स्क्रॉलिंग फीचर अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग होती है उस तरह से आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी कर सकते हो, और अगर आप इन दोनों का मिक्सचर भी यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जिस तरह आप एक मैप के अंदर आपने देखा हो कि जो आपके पास गूगल मैप होता है, आप उसके अंदर दोनों तरफ स्क्रॉल कर सकते हो, राइट, मैप के अंदर। तो ये सब चीज़ें इस तरह से आप फिग्मा के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। हमने डिस्कस किया फ्रेम क्या होता है फिग्मा के अंदर, फिर हमने देखा फ्रेम वर्सेस ग्रुप, फ्रेम वर्सेस रेक्टेंगल, फिर हमने देखा फ्रेम वर्सेस आउटडोर लेआउट, और हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, और हमने एंड पे देखा ओवरफ्लो एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग क्या होता है। और एक चीज़ रह गई, दैट इज़ नेस्टेड फ्रेम। ये जिस तरह से हम कर रहे हैं कि एक फ्रेम है, उसके अंदर एक आउटडोर लेआउट, एक सर्कल है, तो आउटडोर लेआउट बेसिकली क्या होता है, वो भी फ्रेम होता है। तो मतलब फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड फ्रेम्स, के फ्रेम के अंदर और फ्रेम आ रहे हैं। तो ये होता है नेस्टेड फ्रेम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को करें लाइक और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन के अंदर, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दें। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।